बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। आप सबको 2022 की आमद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब के लिए ये साल बहुत शानदार गुजरे, अल्लाह ताला करे। और जो आपकी ख्वाहिशात हैं, नेक और जायज़ ख्वाहिशात, अल्लाह ताला उनको पूरा करे। और मेरी ये ख्वाहिश है, दुआ कीजिएगा आप सब। गुज़िश्ता साल हम लोग हज पे नहीं जा पाए थे, कोविड-19 की वजह से कुछ आपको पता है पाबंदियाँ थी, हज खुला नहीं आम लोगों के लिए भी। तो इस साल हम दोबारा कोशिश करेंगे, आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस साल हमें हज की सआदत दे। अब आ जाएँ 2022 कैसा होगा और 2022 में पाकिस्तान के लिए बड़ी चीज़ें कौन सी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2022 में पाकिस्तान अचीव कर सकता है, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा। इमरान खान साहब का 2022 में क्या बनने जा रहा है और कुछ अदादो शुमार हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये सारे फैक्ट्स हैं। नंबर एक तो ये है कि एक बड़ा फैसला पाकिस्तान को 2022 में दोबारा लेना पड़ेगा कि अमेरिका या चीन। पाकिस्तान जितना मर्जी ये कहे कि पाकिस्तान किसी सर जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी पाकिस्तान किसी एक तरफ या किसी एक सिमत में आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। अगर तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत कंटिन्यू करती है तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का पलड़ा चाइना की तरफ रहेगा, जैसा कि 2022 में 21 में भी रहा, 2020 में भी रहा, 2019 में भी रहा। और अमेरिका की तरफ हमारा पलड़ा नहीं झुकेगा और अमेरिका उसकी वजह से नाराज़ भी है। और उसी वजह से इमरान खान साहब को हटाने की जो कोशिशें हैं उसके पीछे बाद उनके साथी कहते हैं कि मगरबी ताकतें भी शामिल हैं, जो ये चाह रही हैं कि रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके मगरब के अंदर ज़्यादा एसेट्स भी हैं, जायदादें उनकी वहाँ पे हैं, उनके बच्चे उनके कारोबार वहाँ पे हैं, उन पार्टियों को इक़्तिदार में लाया जाए ताकि अमेरिका की रेलिवेंसी पाकिस्तान में और इस खित्ते में वापस हो सके और अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन इमरान खान साहब अगर मौजूद रहे वज़ीर-ए-आज़म 2022 में तो 2021 वाला एपिसोड रिपीट होगा। अमेरिका और चाइना का बड़ा टसल वाला साल है ये, जिसका आगाज़ हो गया है। और चाइना को लेकर अमेरिका ने अपने दिफाई बजट में $7 अरब से ज़्यादा की रकम रखी है। ये एक बड़ी रकम है, हालांकि उनका बजट तो बहुत बड़ा है, लेकिन बजट का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने चाइना को टारगेट करते हुए अमेरिका ने मुख्तस किया है, और रशिया के मामलात पे भी। तो यहाँ पाकिस्तान का एक तो ये चैलेंज होगा। दूसरा, फैटफ का जो इजलास है वो दोबारा होगा और फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बदस्तूर मौजूद है। सारी दुनिया, अमेरिका, फैटफ खुद, FATF जो इदारा है वो खुद, और इससे मुंसलिक जितने भी इदारे हैं या अनासर हैं, उन सब का ये तस्लीम करना कि पाकिस्तान ने FATF में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है और जो टॉप कारकर्दगी दिखाने वाले ममालिक हैं, पाकिस्तान टॉप 10 के अंदर आता है। यानी ज़बरदस्त काम किया है पाकिस्तान ने। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो फैटफ की ग्रे लिस्ट में भी नहीं हैं, ब्लैक लिस्ट में भी नहीं हैं, बल्कि वो वाइट लिस्ट में हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं ट्रेड को पाबंदियों के बगैर। उनके ऊपर कोई तलवार भी नहीं लटक रही फैटफ की। वो ममालिक पाकिस्तान से बुरी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है। अब यहाँ दुनिया का इम्तिहान है कि वो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं। पाकिस्तान ने 34 में से 30 शराइत मुकम्मल कर ली हैं। परसेंटेज पे भी आप देखें तो पाकिस्तान 90% काम कर चुका है। 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था, अभी तक पाकिस्तान को नहीं निकाला। ये एक बड़ा टफ मामला है और इस पर आपको पता है अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। पाकिस्तान अमेरिका को कैसे डील करता है, इस पर डिपेंड करता है कि फैटफ में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है या नहीं। तीसरा मामला जो है वो कश्मीर का मुकदमा है। कश्मीर के मामले को इस साल ज़्यादा उठाना पड़ेगा। वजह यह है कि जो नई हल्का बंदियाँ नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत और उनकी इंतज़ामिया के ज़ेर निगरानी वहाँ पे हो रही हैं, वो बड़ी नाइंसाफ़ी पर मबनी है। यानी जम्मू के इलाके को उन्होंने 6 सीटें दे दी हैं और जो तजवीज़ दी गई है उसमें वादी के एरिए को सिर्फ 1 सीट इजाफी दी गई है। अब गौर करें कि जम्मू में आधी से ज़्यादा आबादी हिंदू बरादरी की है और जो वादी का इलाका है वहाँ पे लगभग 90% से ज़्यादा 95% आबादी जो है वो मुस्लिम है। तो जहाँ ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है वहाँ 1 सीट और जहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा है वहाँ 6 सीटें। और उसको भी ऐसे मैनेज करेंगे कि कोशिश करेंगे 6 में से 5 जो है वो लोग जीत जाएं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर, इंसानी हुकूक को लेकर, दीगर चीज़ें जो है उन सबको नज़र में रखते हुए कश्मीर का मुकदमा ज़्यादा मजबूत अंदाज में लड़ने की ज़रूरत है। नंबर 4, क्या साल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। मैं इसका एक आपको सादा जवाब देता हूँ।
ये वीडियो आप इस साल के इख्तिताम पे 31 दिसंबर 2022 को निकालिएगा और उस दिन आप देखिएगा कि मेरी बात सच साबित होती है या गलत। इमरान खान साहब की हुकूमत इमरान खान साहब ही गिरा सकते हैं। ये अपोजिशन इमरान खान साहब की हुकूमत को इस साल भी नहीं गिरा पाएगी। इमरान खान साहब खुद इंतखाबात में चले जाएं, खुद असम्बलियां तोड़ दें या किसी और वजह से उनको ये करना पड़ जाए तो ये अलग बात है, लेकिन ये अपोजिशन इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराकर इस साल नए इंतखाबात नहीं करवा पाएगी। सब लोग इसी तनख्वाह पे काम करेंगे और इसी तरीके से काम करेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। ये मेरी बात आप लिख कर कहीं पे रख लें और इस वीडियो को आप महफूज कर लें। हाँ, एक बात है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जिस तरह मुबैना तौर पे कोई बातचीत चल रही है, मेरे पास डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मियां साहब के साथ कोई डील वील चल रही है, तो अगर तो एस्टेब्लिशमेंट ने डील करनी है मियां साहब से और उसके नतीजे में इमरान खान साहब को हटाना है, तो वो इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं जितना बड़ा रिस्क उन्होंने नवाज शरीफ को हटाकर लिया था उससे दुगना बड़ा रिस्क। क्योंकि इमरान खान अभी जो हाल ही में उन्होंने जलसे किए हैं उनमें मियां नवाज शरीफ साहब से आज भी ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट या इदारों के लिए अगर उनके साथ ये हुआ। तो इस बुनियाद पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुश्किल है। पांचवा एक इशू मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का है। वैसे तो ये नॉन इशू है, हुकूमत चाहती है कि मियां साहब वापस आएँ। मियां साहब देखें, सिर्फ 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके वापस आने की। मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ साहब सेटअप बदले बगैर और इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत में वापस आने का रिस्क लेंगे या उनकी औलाद उनको वापस आने देगी। मियां साहब वापस नहीं आएंगे, ना उनके बच्चे उन्हें वापस आने देंगे और ना इस सेटअप के अंदर, इस वजीर आज़म के अंडर वो वापस आना पसंद करेंगे, क्योंकि वापस आते ही उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाएगा और सीधा उनको जेल भिजवा दिया जाएगा। तो कहाँ का इस्तकबाल, कहाँ की तैयारियाँ, कहाँ का जुनून, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। हाँ, 2 चीज़ें हैं, या तो ये हुकूमत किसी तरह बरतानवी हुकूमत के साथ कोई बातचीत करे और उनका मियां साहब का वीज़ा रिजेक्ट होता रहे और मामला इतना एक्सपोज हो जाए कि उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए, या उनको बेदखल किया जाए बरतानिया से, तो इस सूरत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन मियां साहब के पास जो है वो कई ऑप्शंस कानूनी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में वो उनको इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, ऐसे वापस नहीं आएंगे। हाँ, एक तरीका और है कि उनको NRO मिले, उनको यकीन दहानी करवाई जाए कि आपको ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहना पड़ेगा, आप पाकिस्तान वापस आ जाएं और आपको हम रखेंगे थोड़े दिन जेल में, उसके बाद आपको हाउस अरेस्ट कर देंगे, आपको भिजवा दिया जाएगा रायविंड में, आप अपने घर में नज़रबंद आपको किया जाएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके केसेस ख़त्म किए जाएंगे और सियासत के रास्ते खोले जाएंगे। फिर आप पाकिस्तान में सियासत करें और आपकी हुकूमत बन जाए बाद में। अगर ये तो एक डील है तो इस तरह मियां साहब वापस आ सकते हैं। वैसे वो नहीं आएंगे। उनको उनकी पार्टी ने अभी ये मशवरा दिया है साल के आखिरी दिन में कि 23 मार्च को आप पाकिस्तान आ जाएं, और क्योंकि उस दिन लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवाना होगा, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल टेम्परेचर और मोमेंटम बना होगा, तो उसका फ़ायदा उठा लें। कोरोना वायरस में क्या होगा, देखिए पाकिस्तान ने इससे बेहतरीन निपटा है। 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है। अब पाकिस्तान जो है वो इसने फ्लो पकड़ दिया है। बहुत जल्दी पूरे पाकिस्तानियों को अगर 80% भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेशुमार लोग देहात में रहते हैं तो उनको तो वैक्सीन एज सच नहीं लगेगी। 70-80% पाकिस्तानियों को वैक्सीन लग जाए तो आप समझें कि ये एक टारगेट अचीव कर लिया पाकिस्तान ने। और इसी वजह से हमारे जो केसेस हैं रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्बत केसेस की शरह में 1% आ रही है, यानी 1% के आसपास शरह है, जो बड़ी कंट्रोल्ड है। अमेरिका, इंडिया या बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी निस्बत पाकिस्तान में खासा कंट्रोल है। तो कोविड के लिहाज से कुछ ज़्यादा फिक्रमंद होने वाली खबरें अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि होंगी। पाकिस्तान ने इससे बेहतर निपटा है। OIC का इजलास करवाना पाकिस्तान में एक बड़ी कामयाबी थी, एक पॉलिटिकल हुकूमत की, और ये पाकिस्तान की एक बड़ी खारजी कामयाबी थी। अब दोबारा खारजा महाज के ऊपर एक गैर मामूली इजलास OIC का दोबारा पाकिस्तान में मार्च 2022 में होने जा रहा है। ये भी पाकिस्तान की एक कामयाबी होगी। दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज बनेगा पाकिस्तान के लिए। वजह यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुख्तलिफ और धड़े भी हैं।
और टीटीपी के अंदर भी धड़े हैं, और उन सबके साथ तो बात हो नहीं सकती। तो ये रिएक्टिव फोर्सेस के तौर पे ये अटैक भी कर रहे हैं। यानी 2021 में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसमें इजाफा हुआ है, 56% इजाफा हुआ है पिछले सालों की निस्बत। ये क्यों हुआ? इस साल जो दहशतगर्दी के 294 वाक़यात हुए पाकिस्तान में, और 376 अफराद जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। 606 जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, और 46% इजाफा हुआ है इंसानी जानों के ज़िया में। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में दहशतगर्दी बढ़ी है, कुछ बलूचिस्तान के इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा के कबाली अजला में 103 दहशतगर्दों के हमले हुए हैं। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो 192 शहीद हुए हैं, जबकि 188 दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया है और 220 गिरफ्तार किए गए हैं। क्योंकि इंडिया यहाँ से निकल रहा था अफगानिस्तान से, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी आई, इंडियन कैंप्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे थे, इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई, उसका रिएक्शन आना था, तो वो आया। उसके बाद एक कंट्रोल हुआ, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनके साथ मुज़ाकरात अभी तक नतीजा खेज़ नहीं बने। अगर ये नतीजा निकलता है तो अमन कितना आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दहशतगर्दी से निपटना, उन ग्रुपों के साथ निपटना, चाहे मुज़ाकरात करने हो, चाहे ऑपरेशंस करने हो, कुछ भी करना हो, ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा। एक बड़ा चैलेंज हुकूमत पाकिस्तान के लिए बाढ़ का मामला है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर लग रही है। क्योंकि पहले वहाँ पे इंडियन कैंप्स थे और हमें वहाँ से दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता था, और वहाँ पे जो हुकूमत मौजूद थी वो भारत नवाज हुकूमत थी, अमेरिका नवाज हुकूमत थी, यानी CIA और राव उसको कंट्रोल करते थे मुबैना तौर पे। अब वो जो हुकूमत वहाँ पे मौजूद थी अफगानिस्तान में, उसकी मौजूदगी पाकिस्तान को खुटकती थी। पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगभग 91% सरहद जो है 2600 किलोमीटर की, उसके ऊपर बाढ़ लगा दी है, बाकी बाढ़ लग रही है। लेकिन अब तालिबान की हुकूमत आ गई है, तो अब जो कबायली इलाके दोनों तरफ मौजूद हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये बाढ़ लगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग स्मगलिंग करते रहे हैं, असलहे की, मनशियात की, लोगों की आना जाना, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की, गंदम की, अनाज की, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ, कपड़े की, यहाँ स्मगलिंग होती रही है। तो वो ये चाहते हैं कि उनके रास्ते स्मगलिंग के खुले रहें। और अब उनके पास एक जवाब है कि क्योंकि यहाँ पे अब तालिबान हुकूमत मौजूद है, पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा बाढ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है, ये एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कि बाकी जो 9% बाढ़ का काम रहता है उसको मुकम्मल किया जाए। और एक और चीज़ जो अच्छी चीज़ हुई है 2022 में, कि जो आपको चैलेंज का सामना अब नहीं करना पड़ेगा, वो ये है कि इंडिया फ्री अफगानिस्तान है अब वहाँ पे। अब ये नहीं हो सकता कि भारत वहाँ पे फंडिंग करे, वहाँ से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में भेजे, वहाँ पे कैंप्स बने हुए हों, वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही हो, वो लोग आएँ और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करें। अब वो नहीं हो सकता। और एक और जो चीज़ है, महंगाई का कंट्रोल, ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हुकूमत ने दावा किया है कि अप्रैल और मई तक बैनुल-अक़वामी सप्लाई चेन, जितने बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं, जितनी रिसर्च आ रही हैं, उन सब में बताया जा रहा है कि अप्रैल और मई तक बैनुल-अक़वामी जो सप्लाई चेन है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जो नया वेरिएंट आया है कोविड-19 का, जिसको ओमिक्रॉन हम कहते हैं, जो साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, ये इतना ख़तरनाक वेरिएंट है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अमेरिका में तारीख के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यूरोप में ऐसा हुआ है, दुनिया के अंदर केसेस बढ़ने की तादाद बहुत तेज़ हो गई है। अल्लाह ताला का पाकिस्तान पे फजल है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया दोबारा बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है। तो ये जो अंदाजे और तखमीने हैं कि अप्रैल और मई तक सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी, कोरोना वायरस का ये वेरिएंट जो है उसको ख़तरे में डाल रहा है उन तमाम अंदाज़ों को। और बहुत मुमकिन है कि सप्लाई चेन ठीक होने में ज़्यादा वक्त लग जाए और ये महंगाई में ये साल गुजर जाए। अगर ये साल महंगाई में गुजरता है तो हुकूमत को पैकअप करना पड़ेगा और दोबारा हुकूमत में आने के उनके इम्कानात कम हो जाएंगे, बल्कि ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ये सप्लाई चेन ठीक रहती है, महंगाई कंट्रोल होती है कुछ हद तक, तो फिर इमरान खान साहब के चांसेस होंगे कि वो सूबों में या वफाक में या किसी एक जगह पे या दोनों जगह पे वो हुकूमत बनाने के काबिल हों। 2021 की मेरे नज़दीक जो सबसे खूबसूरत खबर थी, जिसका सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया, जो सबसे खूबसूरत लम्हात थे, वो ये थे कि जब शाहीन शाह अफरीदी ने दोनों ओपनर्स को आउट किया। वाह वाह, मज़ा आ रहा है ना आपको? मुझे अभी तक मज़ा आ रहा है। वो क्या बॉल्स थे,
एक के ऊपर रोहित शर्मा को आउट किया, दूसरे पे दूसरे बैट्समैन को आउट किया और मैच का पांसा पलट दिया। और उसके बाद जो टारगेट था उसको पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीता मैच को। मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आजम ने दिल जीत लिए। मेरे ख्याल में 2021 का सबसे खूबसूरत और शानदार दिन वही था। सबसे ज़्यादा उस दिन को मैंने तो ऐसे ही इंजॉय किया और शायद सारे पाकिस्तानियों ने भी। उसके अलावा अभी जो अच्छी खबर है 2022 के लिए, ये एक बड़ी खबर है कि दुनिया की 4 बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं 2022 में। इनमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ दोबारा आ रही है जून में, और न्यूजीलैंड जो छोड़ के चले गए थे टूर्नामेंट को, वो भी पाकिस्तान खेलने के लिए आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। पीएसएल भी होगा पाकिस्तान के अंदर, उसका मेला भी लगेगा इंशाल्लाह। और 4 बड़ी टीमें पाकिस्तान में आ रही हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़। तो ये एक शानदार साल बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के हवाले से। फिर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का 2022 का। 2020 वाला 2021 में हुआ ना, लेट हो गया 1 साल कोविड की वजह से। तो अब 2022 वाला वर्ल्ड कप भी ड्यू है और ये ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हारा था, तो ये मौका है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जाके वहाँ पे हिसाब चुकता किया जाए और पाकिस्तान फेवरेट टीमों में से एक टीम होगी इस वर्ल्ड कप में। अपनी टीम को बैकअप कीजिएगा 2022 के लिए। सबको गुड लक, पाकिस्तान को गुड लक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।